हेलो गाइस, वेलकम टू आरटी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर आईएफएससी का फेज 2 का मैराथन शुरू करेंगे। तो बहुत ज्यादा मैंने डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, लेकिन सॉल्यूशंस आपको हेल्प करेंगे और यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े से रहेंगे। ऑफ कोर्स एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चंस ही आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या आंसर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर मैक्सिमम कवरेज आपका मैं कोशिश करूंगी करने का, बट स्टिल यहाँ पर 100% कवरेज ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट वीडियोस में ही होता है। ये आपके लिए रिवीजन मैराथन ही है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अनाउंस हुआ है यूनियन बजट 2025-6 में कि व्हाट इज द न्यू प्रपोज्ड एफडीआई लिमिट फॉर द इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर। तो अब इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में यहाँ पर एफडीआई लिमिट कितनी रहेगी? 49, 74, 100% या फिर 100%, लेकिन वो केवल और केवल आईएफएससी इंश्योरेंस ऑफिसर्स के लिए, बाकी सबके लिए पुरानी लिमिट ही रहेगी। तो क्या आंसर होगा बताओ? इसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है 100%। यहाँ पर एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बढ़ा दी गई, 74 से 100% कर दी गई, ताकि फॉरेन कैपिटल इंडिया में ज्यादा आए और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, what is the stated fiscal deficit target as a percentage of GDP for the financial year 25-26 as per Union Budget 25-26? तो फिजिकल डेफिसिट टारगेट हमारा कितने परसेंट ऑफ जीडीपी इस बार रहने वाला है? तो ये बोल रहे हैं 5.1%, 4.5%, 4.4, 3.9। एग्जाम में 5 ऑप्शन क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम में 5 ऑप्शंस रहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 4.4% ऑफ जीडीपी। तो फिस्कल डेफिसिट जो बताया गया है वो बताया गया है 4.4%। जो प्रीवियस ईयर का टारगेट था वो 5.1% था। यूनियन बजट ने एक्सटेंड करा है बेनिफिट्स टॉनेज टैक्स स्कीम का, ताकि यहाँ पर जो हमारे नए कैटेगरी ऑफ वेसल्स हैं उनको हम प्रमोट करें। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी वाली आपकी कैटेगरी ऑफ वेसल्स है जिसकी ये बात कर रहे हैं, और टॉनेज टैक्स सिस्टम क्या है, वो भी स्कीम क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बताओ जल्दी से। यहाँ पर एयरक्राफ्ट लीजिंग कैरियर्स, इनलैंड वेसल्स, या फिर आपका यहाँ पर एलएनजी कैरियर्स एंड टैंकर्स, और फॉरेन फ्लैग क्रूज शिप्स। क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर यहाँ पर है इनलैंड वेसल्स। इनलैंड वेसल्स में आप देखेंगे कि हमें इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना है, और यूनियन बजट ने एक्सटेंड करा है बेनिफिट ऑफ द टॉनेज टैक्स सिस्टम टू इनलैंड वेसल्स ऑपरेटेड बाय क्वालिफाइंग शिपिंग कंपनीज। अच्छा, अब ये जो टॉनेज टैक्स स्कीम है ये एक ऑप्शनल प्रिजम्पशन टैक्सेशन स्कीम है, जो कि क्वालिफाइंग शिपिंग कंपनीज को, जहां पर टैक्स लाइबिलिटी जो है इनकी, वो इनके नेट टोनेज ऑफ, टोनेज यहाँ पर कितना टन्स में बात होती है ना, तो ये टनेज की तरह ही हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर नेट टनेज आपके शिप्स का कितना है उसके ऊपर देखा जाएगा कि आपकी टैक्स लगेगी, ना कि आपका टैक्स यहाँ पर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग लग रहा है। यूजुअली प्रॉफिट और लॉसेस के अकॉर्डिंग लगता था ना, अब ये नहीं रहेगा, ताकि एक प्रेडिक्टेबल और सिंप्लीफाइड सिस्टम हमारे पास में यहाँ पर रहे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप एक इंडियन कंपनी होना चाहिए जिसके पास इफेक्टिव मैनेजमेंट हो, ऑपरेशंस जो है क्वालिफाइंग शिप्स के वो आपके होने चाहिए, और कम से कम आप यहाँ पर एक क्वालिफाइंग शिप अपने पास रखोगे, और साथ में यहाँ पर कंपनी जो है वो आईटीआर जो अपना रिटर्न बेसिकली फाइल करने जाती है इनकम टैक्स के पास में, तब इसको ऑप्ट करना है। और अगर ये ऑप्ट करते हैं इस स्कीम के लिए, तो 10 साल के लिए स्कीम जो है वो एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिशिंग वेसल्स, फैक्ट्री शिप्स, इसके अलावा आपका प्लेजर क्राफ्ट जो हम स्पोर्ट्स या रिक्रिएशन के लिए यूज करते हैं, हार्बर एंड रिवर फेरीज, ऑफशोर इंस्टॉलेशन, ये सभी चीजें कवर्ड रहेंगी। ओके, तो एक क्वालिफाइंग शिप रहेगा, और ये कब से इफेक्टिव है आपका? 1 अप्रैल 2026 से। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। यूनियन बजट 25-26 ने कुछ चेंजेस अनाउंस किए हैं टीडीएस के थ्रेशोल्ड में। तो कौन सा यहाँ पर एक इनकरेक्ट मैच है? टीडीएस जो हमारे रेंट थ्रेशोल्ड पर लगेगा, टीडीएस क्या होता है आपका? टैक्स डिडक्शन सिस्टम। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो रेंट आपको मिल रहा है उस पर जो टीडीएस है वो अब यहाँ पर थ्रेशोल्ड 2.5 लाख से 2.4 लाख टू बी एग्जैक्ट, यहाँ पर 6 लाख रुपीज हो गया है। दूसरा बोल रहे हैं सीनियर सिटीजन का जो इंटरेस्ट इनकम थ्रेशोल्ड है वो हमारा बढ़कर 50,000 से 1 लाख रुपीज हो गया है। तीसरा बोल रहे हैं रेमिटेंस थ्रेशोल्ड जो है अंडर लिबरलाइज्ड स्कीम फॉर टीसीएस, ये आपका 7 लाख से 10 लाख हो गया है। या फिर टीसीएस एजुकेशन रिलेटेड एलआरएस रेमिटेंसेस पर
लोन्स के थ्रू फाइनेंस अगर होगा तो ये 5% है। टीसीएस क्या होता है? टैक्स कलेक्शन वाला पार्ट आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है टीडीएस जो है उसके ऊपर नहीं, टीसीएस यहाँ पर रिमूव किया जा रहा है एजुकेशन रिलेटेड रेमिटेंसेस में फाइनेंस बाय लोन्स फ्रॉम स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस। एक 5% का रेट जो है वो ओल्डर स्ट्रक्चर में लग रहा था, जिसको अब यहाँ पर हटाया जा रहा है। बाकी ए बी सी जो है वो करेक्ट है, टीसीएस वाला पार्ट यहाँ पर इनकरेक्ट है, इसलिए हमसे इनकरेक्ट पूछा गया तो ये आंसर हो जाएगा। टीसीएस जो हमारे रेंट थ्रेशोल्ड है वो आपका 6 लाख बढ़ चुका है। सीनियर सिटीजन की जो इंटरेस्ट मिल रही है इनकम थ्रेशोल्ड पर वो 50,000 से 1 लाख रुपए हो गई। रेमिटेंस थ्रेशोल्ड जो है वो 7 लाख से 10 लाख हो चुका है। और यहाँ पर आपके पास में जो टीसीएस एजुकेशन रिलेटेड एलआरएस स्कीम पर वो अब यहाँ पर 5% जो था वो हटा दिया गया है। अब बूस्ट करना है स्टार्टअप इकोसिस्टम को, तो यूनियन बजट ने एक्सटेंड करा है टाइमलाइन ताकि इनकॉर्पोरेट करे एलिजिबल स्टार्टअप्स को कि वो अवेल कर पाए टैक्स बेनिफिट्स बाय 5 इयर्स। तो न्यू डेडलाइन यहाँ पर सेट की गई है। वो न्यू डेडलाइन क्या है? 2028, 30, 32 या फिर 27? तो बताओ यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा कि हमारे पास जो एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं वो टैक्स बेनिफिट्स ले पाएंगे। तो बजट ने यहाँ पर इसको मार्च 31, 2030 तक कर दिया है। तो हमारे जो स्टार्टअप्स इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं वो टैक्स बेनिफिट्स अब यहाँ पर अगले 5 साल के लिए और ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बजट 2025-26 ने एक एक्सटेंशन यहाँ पर फॉर द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन फॉर यूनिट्स इन आईएफएससी यहाँ पर इसको एक्सटेंड करा है ताकि क्वालिफाई करें टैक्स एग्जम्पशंस के लिए और आपके डिडक्शंस के लिए। तो न्यू एक्सटेंशन पीरियड कितना है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल? तो इसका आंसर है 5 साल। यहाँ पर लॉन्ग टर्म सर्टेनिटी और न्यू बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ आईएफएससी ऑपरेशन कि उन्हें एग्जाम्पशंस मिले और डिडक्शंस मिले, यहाँ पर 5 साल का कर दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में। तो 24-25 में यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन का, जिसमें कि एक न्यू ग्लोबल रियलिटी की बात की गई। तो ये जो टर्म है ये इसका क्या मतलब है? जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन टर्म जो है उसका क्या मतलब है? शिफ्ट ऑफ ग्लोबल जीडीपी फ्रॉम एडवांस इकोनॉमीज टू एमर्जिंग मार्केट्स, replacement of globalization with imminent economic realignment, readjustment, posing challenges to trade and investment, fragmentation of digital payment systems across countries, increasing gap in per capita income between different states within India। तो इसका आंसर है बी। देखो पहले हम ना ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, अब हम डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर सर्वे बोल रहा है कि ये जो हाइपर ग्लोबलाइजेशन का इरा था इसको रिप्लेस कर दिया गया जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, जहां पर जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ते जा रहे हैं और जो पॉलिसी रिस्क है वो भी बढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट हो रही है और इंडिया को अपनी डोमेस्टिक लिवर्स ऑफ ग्रोथ को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ताकि इन रिस्क को यहाँ पर मीट कर पाए। जैसे अब यूएसए प्रेशर डाल रहा है कि आइदर मी और यूएसएसआर, राइट? ऐसे ही चाइना यहाँ पर प्रेशर डाल रहा है यूएसए के ऊपर, यूएसए प्रेशर डाल रहा है चाइना के ऊपर। वी आर सीइंग कि यहाँ पर ना हम लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से अलग-अलग फ्रेगमेंट्स बन गए हैं। फॉर एग्जांपल यूएस और इजराइल साथ में आ चुके हैं, राइट? रशिया और चाइना अब कहीं ना कहीं साथ में दिखते हैं, ऐसे साथ में आए नहीं है। रशिया को स्टिल यहाँ पर फियर है कि यूक्रेन की वजह से, चाइना की वजह से, कि चाइना ऐसा ना हो कि रशिया के ऊपर, रशिया के बॉर्डर्स तक आ जाए, इसीलिए इन्होंने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें देखी जा रही हैं जहां हमें जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन देखने के लिए मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में सूडान वाली सारी क्राइसिस सामने आई है। तो वी आर सीइंग कि यहाँ पर पहले सिविल वॉर चल रहा था सूडान और साउथ सूडान के अंदर, लेकिन अब ये चीज थोड़ी और एक्स्ट्रा आगे जा चुकी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया के एसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे ने एडवोकेट किया है कि एक रोबस्ट एसएमई सेक्टर जो कि जर्मनी के मिथिल्स के अकॉर्डिंग हमारी होगी। तो यहाँ पर मिथिल स्टैंड जो है ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या होगा, तो इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर लार्ज स्केल गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रहे हैं सभी एसएमईज को, या फिर मैंडेट कर रहे हैं कि जितने भी एसएमई हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करें अपने आप को, फॉस्टर करें इनोवेशन, कॉम्पिटिटिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन एंड पॉलिसी सपोर्ट, या नेशनलाइज कर दें सभी एसएमईज को। तो बताओ यहाँ पर ये जो मिडिल स्टैंड आपका वर्ड आया है, टर्म आया है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? देखो जर्मन में
यहाँ पर एक टर्म होता है एसएमईज के लिए, जिसमें कि ये बोलते हैं कि जो एसएमईज हैं ये हमारी बैकबोन है, और इसीलिए हमें यहाँ पर इनोवेशन, लॉन्ग टर्म विजन और क्वालिटी यहाँ पर लेकर आनी होगी। तो यूजुअली ये जो कंपनीज होती हैं ये प्राइवेटली ओन्ड होती हैं, फैमिली रन होती हैं और फोकस कर रही हैं नीश मार्केट्स के ऊपर, जिसमें कि ये जर्मन की इकोनॉमी के ऊपर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। तो यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि प्राइवेटली ओन्ड थी जैसा मैंने बताया, बट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, हाई प्रोडक्टिविटी और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती हैं, टेक्निकल कॉम्पिटेंस के ऊपर रिलाई करती हैं और क्लोज रिलेशनशिप अपने कस्टमर्स के साथ मैंडेट करती हैं। तो यहाँ पर भी हमें वही चीज करनी होगी, इनोवेशन को फॉस्टर करना होगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें सिस्टमिक डीरेगुलेशन के थ्रू करनी होगी। तो सर्वे यहाँ पर बोल रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मिडिल स्टैंड जो है वो हमें इंडिया में भी लेकर आना है, ताकि हम इसे अचीव करें सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन के थ्रू अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 एंड टारगेटेड पॉलिसी सपोर्ट हो फोस्टर करने के लिए इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 जीएनपी रेशियो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का डिक्लाइन कर गया। तो वो कितना हुआ? 5.9%, 3.2, 2.6 या फिर 7.3%। तो ये हो गया 2.6%, जो कि एक 12 ईयर लो है। सर्वे हाईलाइट कर रहा है स्ट्रेंथनिंग हमारे बैंकिंग सेक्टर का। नोट कर रहे हैं ग्रॉस एनपीएस बैंक्स के डिक्लाइन कर गए हैं 12 ईयर लो ऑफ 2.6% of gross rolls. What was the estimated real GDP growth for financial year 25 according to Economic Survey 2024-25? 7.2%, 6.4%, 8.0%, 5.9%। तो यहाँ पर क्या था बताइए? 6.4% यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है रियल जीडीपी ग्रोथ रहेगा। ठीक है, तो याद रखना है ग्रॉस एनपीएस हमारे 2.6% तक जा चुके हैं। एनएनपीएस हमारे कितने जा चुके हैं बताओ? कोई बता सकता है कि एनएनपीए कितने हैं? देखो एनएनपीएस की ना बात ही नहीं हुई थी, केवल किस किस चीज की बात हुई थी वो एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास में रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो ये 6.4% बोला गया हमें फाइनेंशियल ईयर 25 में। ठीक है, जिसको एग्रीकल्चर, सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन जो है वो ड्राइव कर रहा था। याद रखोगे, एग्रीकल्चर, सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोजेक्शन किया गया फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, वो इन्होंने बोला कि 6.3 से 6.8% के अराउंड होगा। इसके बाद में बात करते हैं इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर हो गया 4.9% का अप्रैल से दिसंबर के बीच में, जो कि पहले 5.4% था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये वाला लेटेस्ट है। इसके बाद में यहाँ पर बात की गई अगर सीपीआई के लिए, तो बोल रहे थे कि 4% तक हमारा चला जाएगा। अब बात करें अगर बैंकिंग सेक्टर की, तो ग्रॉस एनपीएस हमने देख लिया, इन्होंने बताया था 2.6% रहेंगे, जो कि एक 12 ईयर लो रहे हैं। ठीक है, 12 साल में सबसे कम गए हैं। तो बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्प्रूव हुई है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक्सटर्नल सेक्टर है, एक्सटर्नल सेक्टर में एफडीआई हमारी 17.9% से बढ़ी है। एक सेकेंड, हाँ 17.9% से बढ़ी है। और ये कितनी हो चुकी है एफडीआई हमारे पास? 55.6 बिलियन डॉलर्स। इसके अलावा यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो 6% से बढ़े ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें, और ये यहाँ पर हमारा जो रेट था वो रहा बढ़ने का 0.7% का। ठीक है, किसका? इंपोर्ट्स का। तो इंपोर्ट्स हमारे स्लो बढ़ रहे हैं लेकिन हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा अच्छे से बढ़ रहे हैं। इसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो भी हमारे बढ़ गए, 704.9 बिलियन डॉलर्स हो गए हमारे सितंबर 2024 में, जो कि पहले 634.6 बिलियन थे यहाँ पर आपके जनवरी 2025 में हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में आप देखेंगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चला गया? ये चला गया 3.2%। ठीक है, इसको लिख लो, डेटा को एक बार याद कर लेना। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये बढ़ गया 8.2% से, और ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ा था 10.7% से। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो डीरेगुलेशन है वो हमें करना है, और एक स्पेशल ऐसे भी था हमारा इम्पैक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन लेबर मार्केट एंड इकोनॉमी। इंडिया का जो वेट है एमएससीआई ईएम इंडेक्स में, वो भी यहाँ पर 20% पहुंच गया था जुलाई 2024 में।
तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में बोला गया कि एक रोबस्ट ग्रोथ हुई है सर्विस सेक्टर में। तो ये जो ग्रोथ है ये कैसे हुई, कौन से सब सेक्टर से हुई, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस, आईटी एंड बीपीओ सर्विस। तो बताओ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी है। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि इंडिया की जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है वो हम लोग एक्सपोर्ट करने लग गए हैं अलग अलग कंट्रीज को। अब से 6 से 8 कंट्रीज तक हम पहुंच चुके हैं। तो 7.2% यहाँ पर फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज से हमारी ग्रोथ आई है सर्विस सेक्टर में। डिटेल्स अगर हेडलाइन सीपीआई की बात करें तो ये हमारा कितने परसेंट रहा, अभी मैंने बताया था 6.8, 5.4, 4.9 या फिर 8 आपका 4%, ये रहा 4.9%। तो ये मॉडरेट कर लिया 5.4% से 4.9% पर। हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियोज जो थे करार हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का वो कितना रहा, 9%, 12.5%, 16.7 या फिर 11.5%। तो ये रहा आपका 16.7%। तो हमारे जो बैंक्स हैं इनकी एक वेल कैपिटलाइज नेचर देखी गई। सर्वे ने बोला कि जो करार है बैंक्स के लिए ये 16.7% रहा है एज ऑफ सितंबर 2024। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं आईएफएससी एक्ट, गिफ्ट सिटी एंड न्यू रेगुलेशंस। तो आईएफएससी का बुलियन मार्केट रेगुलेशन आया फरवरी 2025 में, जहां पर कुछ की चेंजेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। जैसे इन्होंने बोला कि जितनी भी बुलियन ट्रेडिंग है या वो यहाँ पर आईएफएससी में हटा दें, या इन्होंने बोला कि रिप्लेस करेंगे 2020 बुलियन एक्सचेंज रेगुलेशंस को और स्कोप इनका एंटायर बुलियन मार्केट के लिए बढ़ा देंगे, ना ही केवल एक्सचेंज के लिए, ताकि गवर्नेंस एनहांस हो। या फिर बुलियन इंपोर्ट्स को ही इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया या मर्ज कर दिया बुलियन एक्सचेंज को स्टॉक एक्सचेंज के साथ में। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इन्होंने 2020 का जो बुलियन एक्सचेंज रेगुलेशन था उसके स्कोप को बढ़ाकर पूरा जो हमारा बुलियन मार्केट है उसे कवर किया है और एनहांस करा है गवर्नेंस को। तो एक बार हम यहाँ पर इस रेगुलेशन को समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें बोली गई, जैसे सबसे पहले अगर हम देखें इन्होंने स्कोप जो है वो बढ़ाया था। तो बुलियन मार्केट यहाँ पर रेगुलेशंस जो हैं, पहले क्या था केवल बुलियन एक्सचेंज रेगुलेशन था, अब बुलियन मार्केट तक हम चले गए। समझ में आया डिफरेंस क्या बात कर रहे हैं। इसके बाद में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट होगी बुलियन एक्सचेंजेस के लिए और बुलियन आपके जो यहाँ पर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है इनकी नेटवर्थ मिनिमम $10 मिलियन होनी चाहिए। साथ में आईएफएससी ने बोला है कि बिजनेस स्केल आपका अगर बड़ा है तो ज्यादा नेटवर्थ रखोगे। इसके अलावा की मैनेजमेंट पर्सनल जो है इनकी डेफिनेशन एक्सपेंड कर कर उन इंडिविजुअल्स को भी इंक्लूड किया गया है जो कि डिसीजंस एंड यहाँ पर जो मैनेजमेंट है कोर फंक्शंस का उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा मार्केट पार्टिसिपेंट्स में जो कंज्यूमर है उसमें हमारे मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स और स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट्स भी आने लग गए। इसके अलावा ऑपरेशनल फ्रेमवर्क में बोला गया कि जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे ट्रेड सेटलमेंट के लिए हमारे बुलियन एक्सचेंज में भी, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस में यूज होते हैं। और यहाँ पर रिटन एग्रीमेंट होनी चाहिए जिसमें राइट्स, ऑब्लिगेशन और रिस्क मैनेजमेंट को देखा जाएगा। साथ में कंप्लाई करना है आईओस्को के जो प्रिंसिपल्स हैं। आईओस्को ना हमें रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल्स देता है और रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, कंट्रोल एंड मिटिगेशन का। तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी है। और प्रिंसिपल्स हमारे फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है। डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट होगी, अब इसमें यहाँ पर पहले नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते थे, अब बोल रहे हैं कि शेयर होल्डर डायरेक्टर नाम रखा जाएगा, ठीक है, जिससे कि अपॉइंटमेंट में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिले। अलोंग दैट यहाँ पर जो रेगुलेशन है वो रिकॉग्नाइज करें बुलियन एक्सचेंजेस और क्लियर कॉर्पोरेशन को, और रजिस्ट्रेशन हमारे बुलियन डिपॉजिटरीज का एंड वॉल्ट्स का किस तरह से होगा उसकी भी बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको मोटा मोटा चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई और डाउट होता है तो वो आप पूछ ही सकते हैं, बाकी इतना ही अभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अक्टूबर 2025 में एक यहाँ पर हमारे लिए आईएफएससी ने सर्कुलर निकाला रिगार्डिंग गवर्निंग बॉर्डर ऑफ द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस एमएमआईज। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस फ्रेमवर्क का वो क्या होगा। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो गवर्निंग बोर्ड है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के उनमें हमें स्ट्रिंजेंट गवर्नेंस नॉर्म्स यूज करने और रेगुलेटरी ओवरसाइट करनी है, जो कि सेबी करता है इंडियन मार्केट्स में, और आईएफएससी जो है वो आईएफएससी में करेगा।
तो उसी से रिगार्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कि हमें मर्ज करना है गवर्निंग बोर्ड्स को इंडिया की आईएनएक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंटरनेशनल एक्सचेंज को, या फिर आउटलाइन करना है फ्रेमवर्क की किस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे ऑन द बोर्ड ऑफ एमआईआईज, या रिड्यूस करेंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एमआईआई बोर्ड पर टू अ मैक्सिमम ऑफ 3, या गवर्नेंस जो है एमआईआईज का उसको आईएफएससी से सेबी की तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर इन्होंने बोला कि फ्रेमवर्क लेकर आएंगे कि किस तरीके से जो पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स है उन्हें हमें यहाँ पर हायर करना है। तो बोर्ड ने बोला कि यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास डाइवर्स एक्सपर्टीज होनी चाहिए, फाइनेंस की, लीगल की, अकाउंटेंसी एक्सेट्रा, ठीक है। और यहाँ पर जो मेजोरिटी है पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स का वो रहेगा ताकि यहाँ पर इंडिपेंडेंस हो और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचा जा सके। तो इसी के लिए यहाँ पर इसको लेकर आए थे। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हमें क्या-क्या चीजें याद रखनी है कि जो हमारे ग्लोबल प्रिंसिपल्स हैं, कौन से वाले प्रिंसिपल्स चलते हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल्स फॉर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कमिटी ऑन पेमेंट्स एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपके लिए लेकर आती है ये वाले प्रिंसिपल्स को, एंड आईओएस को लेकर आती है। बोर्ड ऑफ कंपोजिशन में हमने देख लिया कि बोर्ड का कंपोजिशन किस तरीके से जाएगा। अच्छा, कुछ मैंडेटरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी यहाँ पर होने चाहिए जो कि सेबी ने बोला है। तो सेबी की गाइडलाइंस आई थी जिसमें इन्होंने बोला था कि कम से कम 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हमें यहाँ पर हायर करने हैं गवर्निंग बोर्ड पर, जो कि क्रिटिकल फंक्शंस, क्रिटिकल ऑपरेशंस और रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टर ग्रीवांसेस को हैंडल करे। और इनका स्टेटस वैसा ही होगा जैसा कि यहाँ पर पावर और स्टेटस हमारे बाकी डायरेक्टर्स का है। और ये डायरेक्टली यहाँ पर गवर्निंग बॉडी जो है उसको एक तो रिपोर्ट करेंगे और एक सेबी को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इन्हें यहाँ पर 2 लोगों को रिपोर्ट करना है। इसके अलावा जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स और अदर की मैनेजरियल पर्सन्स हैं उनका भी फोकस ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी पर होना चाहिए। ओनरशिप को हमें मैनेजमेंट से अलग रखना होगा। और कूलिंग ऑफ पीरियड दिया गया है हमारे की मैनेजरियल पर्सनल्स एंड डायरेक्टर्स के लिए, उससे पहले पहले यहाँ पर अगर वो एक कंपीटिंग एमआईआई के लिए ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक एमआईआई के लिए आपको ज्वाइन करना है तो आपको सबसे पहले, अगर आप किसी और कंपनी में की मैनेजरियल पर्सन्स और डायरेक्टर्स थे तो आपको पहले यहाँ पर कम से कम कुछ समय के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड को फॉलो करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ना होगा, बेसिकली इस पोस्ट को ज्वाइन करना होगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस रिव्यू यहाँ पर की जाएगी इनके थ्रू। तो जितने भी पीआईडीज हैं, है ना, उनको यहाँ पर एमआईआईज एक बार इनकी परफॉर्मेंस चेक किया करेंगे। एंड जो भी हमारी रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू होगी ओवरऑल बोर्ड की भी होगी। साथ में यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनको रिपोर्टिंग जो करनी है गवर्निंग बोर्ड एंड सेबी को, उसमें इन्हें ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे ऑफ द एमडी अगर जरूरत पड़ रही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो एक कंसल्टेशन पेपर यहाँ पर प्रपोज किया गया आईएफएससी पेंशन फंड रेगुलेशन में, जिसमें कि यहाँ पर उन्होंने नवंबर 2025 में बोला कि भाई यहाँ पर कुछ एक एम बताया, वो एम ही आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगी कि इन्होंने क्या बोला, ये आपको बताना है कि यहाँ पर जो आईएफएससी का पेंशन फंड रेगुलेशन 2025 फ्रॉम आईएफएससी आया वो आपका क्या अपना प्राइमरी एम रख रहा था। सबसे पहले बोल रहे हैं कि मैंडेट कर रहे थे सभी इंडियन सिटीजन्स को कि वो यहाँ पर एनपीएस अकाउंट्स अपने जो है आईएफएससी में लेकर आए। प्रोहिबिट कर रहे थे कोई भी पेंशन रिलेटेड एक्टिविटीज। एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया गया कि किस तरह से रजिस्टरिंग और ऑपरेशन होगी पेंशन फंड्स की आईएफएससी में, और अलाउ करेंगे कि ऑफर करे स्कीम्स नॉन रेजिडेंट्स एंड रेजिडेंट्स के लिए अंडर एलआरएस, या मर्ज करेंगे पीएफआरडीए को आईएफएससी के साथ में। तो अब आपको इसका आंसर देना है। देखो यहाँ पर नवंबर 2025 में जो कंसल्टेशन पेपर आया था उसमें इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि आपको यहाँ पर अपने एनपीएस को लेकर आना है, रेदर इन्होंने बोला कि कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आओ जिसमें कि रजिस्टर और ऑपरेट करोगे पेंशन फंड्स को आईएफएससी में, ठीक है। तो यहाँ पर पेंशन फंड्स जो है एक न्यू कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की तरह आपका इमर्ज किया जा रहा है, ताकि ग्लोबल और इंडियन पेंशन मैनेजर्स जो है वो फंड्स अपने गिफ्ट सिटी में लेकर आए, सेटअप करें और रिटायरमेंट एसेट जो है रेजिडेंट्स के उनको मैनेज करें, साथ में जो एलआरएस पूल है हमारा रेजिडेंट इंडियंस का उसमें भी टैप करें। पेंशन फंड आईएफएससी जो है वो कौन से सेक्शन के अंडर रेगुलेट कर सकता है, अंडर सेक्शन 13, याद रखना ये भी चीज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो आपके लिए लेकर आए हैं प्रपोज्ड रूल्स, इसमें इन्होंने बोला है कि वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन होना चाहिए सब्सक्राइबर्स का,
फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, कंट्रीब्यूट कर सके वो फ्रीक्वेंसी और अमाउंट्स में। इसके अलावा मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, स्कीम टाइप्स दिए जाएंगे और डाइवर्स एग्जिट चॉइसेस दी जाएंगी। इंटीग्रेट करेंगे मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में भी, ताकि यहाँ पर एनहांस करें वैल्यू प्रपोजिशन हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो अब ये प्रपोज्ड है, फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट ऑफ कोर्स नवंबर में आया है तो थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए आई है आईएफएससीए की दूसरी लिस्टिंग रेगुलेशंस। आईएफएससीए लिस्टिंग अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 नोटिफाइड इन अक्टूबर 2025। क्या चेंजेस उन्होंने यहाँ पर बनाए हैं? तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने जितनी भी न्यू लिस्टिंग्स थी उन्हें यहाँ पर बैन कर दिया। जो टाइमलाइन थी फॉर डिस्क्लोजिंग हाफ ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू नॉट लेटर देन 45 डेज कर दिया आफ्टर एंड ऑफ 45 हाफ ईयर्स। reduce the minimum IPO size from 15 million to $1 million। मैंडेट किया कि जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज है वो हेडक्वार्टर्ड होनी चाहिए गुजरात में। तो यहाँ पर क्या चेंजेस लेकर आए हैं ये आपको बताना है। देखो, जो हमारा टाइम था ना डिस्क्लोज करने का हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब इसको 45 डेज कर दिया है आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर। देखो, जैसे 6 महीने कंप्लीट हो गए, 6 महीने आपके मान लो जून में 30 जून को कंप्लीट हुए, तो अब यहाँ पर आपको 15 अगस्त तक क्या प्रोवाइड करनी है? अपनी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करनी है। साथ में इन्होंने बोला है कि जो ऑफर डॉक्यूमेंट है इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, इसके लिए जो पीरियड है वो भी 135 डेज था पहले, अब उसको 180 डेज कर दिया गया। अलॉटमेंट टाइम जो था कि हमारे पास जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हैं उनके लिए अब यहाँ पर पहले 5 दिन था, उसको बढ़ाकर 8 दिन कर दिया गया। जो पेनल्टीज थी यहाँ पर उनको भी हमने यहाँ पर इंक्रीज करा है अगर नॉन कंप्लायंस होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि आईएफएससी जो है इसने अपनी कुछ कुछ यहाँ पर चीजों को चेंज करा है, कुछ की रेगुलेशंस को चेंज किया है। तो वो सारी चीजें क्या क्या है वो हमने एक साथ अभी पढ़ ली। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। फरवरी 25 में एक अमेंडमेंट हुई है, फ्रेमवर्क फॉर एयरक्राफ्ट लीज अमेंडेड इन फरवरी 2025। इसके लिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो सर्कुलर है ये परमिट कर रहा है एक लेजर इन द आईएफएससी टू डू। तो क्या यहाँ पर परमिशन दी गई है? टू लीज एयरक्राफ्ट ओनली टू नॉन रेजिडेंट एयरलाइंस, टू एक्वायर एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स फॉर एग्जांपल हॉल, या फिर टू परचेज एयरक्राफ्ट फ्रॉम एन इंडियन रेजिडेंट एंड देन लीज इट बैक टू दैट सेम इंडियन रेजिडेंट। एयरलाइन इंडिया से खरीदा और फिर इन्हें किराए पर दे दिया। टू पे फॉर लीज का मतलब एग्जैक्टली रेंट पर देना नहीं होता है, बहुत सारी अलग चीजें होती हैं, बट आपको आसानी के लिए समझा देती हूँ इस तरह से। टू टू पे फॉर ऑल इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इन डॉलर ओनली। तो बताओ यहाँ पर क्या की चेंजेस आए हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप अक्वायर कर सकते हो एयरक्राफ्ट को किसी भी इंडियन मैन्युफैक्चरर से, फॉर एग्जाम्पल हॉल। तो पहले क्या होता था कि यहाँ पर ना अक्वायर नहीं कर सकते थे आप यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए या यूज करने के लिए सोली बाय प्रेसिडेंट पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिसमें कि ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर जो लेजर है वो अक्वायर कर रहा है एसेट को किसी भी इंडियन रेजिडेंट से, अगर वो एक ग्रुप एंटिटी यहाँ पर लेजर की ही नहीं है, मतलब दोनों सेम एंटिटी ही नहीं आए। जैसे टाटा है, ठीक है, टाटा की एक कंपनी लेजर है और टाटा की दूसरी कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, वो यहाँ पर अपना एसेट दे रही है एक्विजिशन के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए लेजी, या फिर आपके पास में यहाँ पर ओनर नहीं होनी चाहिए। जो एक्विजिशन है वो यहाँ पर पार्ट होना चाहिए सेल एंड लीज बैक का। इसके अलावा यहाँ पर जो लेजर है वो डायरेक्टली इंडियन मैन्युफैक्चरर से अपने पास एसेट को अक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपकी इम्प्लीमेंट हो रही है। तो ओरिजिनल फ्रेमवर्क में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमने परमिट किया एक लेजर को कि आईएफएससी जो है वो आपके पास में एक मैन्युफैक्चरर से ऐसे एसेट्स ले सकता है। तो इसको हम मेड इन इंडिया लिंकेज के साथ में लेकर जा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, IFSCA Fund Management Regulation 2025 notified in February 2025। तो यहाँ पर एक की रिफॉर्म लेकर आए हैं हमारे न्यू रेगुलेशंस में। तो वो की रिफॉर्म्स क्या हैं? दे इंक्रीज द मिनिमम कॉर्पस फॉर स्कीम्स एंड टाइटन कंप्लायंस, बैंड ऑल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स फ्रॉम द IFSC, इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स ताकि एनहांस करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कि रिड्यूसिंग द मिनिमम कॉर्पस फॉर स्कीम्स एंड ईजिंग कंप्लायंस फॉर फंड्स ऑफ फंड। मैंडेट किया ऑल फंड मैनेजर्स के लिए कि वो सब्सिडरीज बने इंडियन बैंक्स की।
तो आपको बताना है यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसका आंसर सी होगा। इन्होंने अपने जो रिफॉर्म्स हैं वो क्यों लेकर आए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पर लेकर आना है, मिनिमम कॉर्पस यहाँ पर जो है स्कीम्स का, और इसको रिड्यूस कर कर ईज करना है कंप्लायंस ऑफ फंड्स ऑफ फंड। तो देख लेते हैं अब यहाँ पर क्या क्या की चेंजेस हमें देखने के लिए मिले। सबसे पहले तो प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम, जिनको हम पीपीएम बोलते हैं, हमारे वेंचर कैपिटल्स के लिए और रिस्ट्रिक्टेड स्कीम्स के लिए, उसमें जो वैलिडिटी पीरियड है, वैलिडिटी पीरियड को इन्होंने 12 महीने तक बढ़ा दिया है, जो कि पहले केवल 6 महीने था। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट्स मेमोरेंडम। दूसरा जो मिनिमम कॉर्पस रिक्वायरमेंट है वेंचर कैपिटल एंड रिस्ट्रिक्टेड स्कीम्स के लिए, वो पहले $3 मिलियन था, अब इसको बढ़ाकर $5 मिलियन कर दिया है। फिर यहाँ पर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इसमें हमने एक डेडिकेटेड फ्रेमवर्क बनाया है ताकि को इन्वेस्टमेंट्स हो पाए स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के थ्रू, और यहाँ पर हम थर्ड पार्टी फंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करें। जितनी भी एंटिटीज हैं उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आईएफएससी से, तभी वो यहाँ पर एक फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी आईएफएससी में शुरू कर सकती हैं। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए ही इस रेगुलेशन को हम लेकर आए हैं। तो 2025 का फंड मैनेजमेंट रेगुलेशन यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मूव के लिए था, रिप्लेस कर दिए जो हमारे रूल्स थे पहले 2020 के, जिसमें हमें गिफ्ट सिटी को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना है। अब यहाँ पर हमें रिड्यूस करना था मिनिमम कॉर्पस जो है, रिलैक्स करना था, कितना कर दिया हमने यहाँ पर, इसको हमने $3 मिलियन कर दिया जो पहले $5 मिलियन था। जो हमारी कीप मैनेजरियल पर्सनल नॉर्म्स थे उसको भी हमने कम कर दिया। साथ में जो इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड्स थे वो भी हमने यहाँ पर लोअर कर दिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए। ठीक है, जो भी फंड मैनेजिंग एंटिटीज है ना यहाँ पर, ठीक है, अगर उनके पास में एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, एटलीस्ट $1 बिलियन होना चाहिए, तो इनको यहाँ पर की मैनेजरियल पर्सनल्स को 6 महीने के अंदर अंदर अपॉइंट भी करना होगा। तो यहाँ पर जो इंक्रीज ऑपरेशनल रिस्क हो गया कि भाई आपके पास में $1 बिलियन तक का अपने पास में क्या है, यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट है, तो आपको ज्यादा यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट करना होगा, इसलिए इसको लेकर आए हैं। ठीक है, अगर स्मॉल और मार्जिनल मीडियम साइज हो तो कोई इशू नहीं होगी। अब एक रजिस्टर्ड एफएमई अगर रिटेल में है तो वो एक थर्ड केएमपी को यहाँ पर अपना अपॉइंट कर सकती है बिफोर लॉन्चिंग रिटेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, साथ में जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है वो हमें पहले 2 साल के लिए बोला गया था, अब यहाँ पर डिप्लोमा 1 साल का भी अगर केएमपी के पास है तो भी चल जाएगा। इसके अलावा अगर न्यू सर्टिफिकेशन चाहिए तो आईएफएससी स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन से ही वो आपको मिल पाएंगे। अच्छा एक चीज बताओ, लोअर इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए कितनी है आईएफएससी में? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए हमारे पास जो लोअर इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड है वो कितना है, वो यहाँ पर हमारे पास $1,50,000 है। ठीक है, $1,50,000 है, पहले कितना था यहाँ पर, सॉरी पहले 1,50,000 था, अब ये $75,000 कर दिया गया है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए, अभी इंक्रीज डिक्रीज कर दिया है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज याद रखना। चलो नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएफएससीए फिनटेक इंसेंटिव स्कीम 2022, ताकि हम यहाँ पर टैक्स हॉलिडे प्रोवाइड करें सभी फिनटेक एंटिटीज को, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ग्रांट्स, फॉर एग्जांपल फिनटेक स्टार्टअप ग्रांट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ग्रांट टू एलिजिबल फिनटेक एंटिटीज, प्रोवाइड करें फ्री ऑफिस स्पेस एंड हार्डवेयर सभी फिनटेक स्टार्टअप्स में, या गारंटीड लोन मिल जाए $1 मिलियन का हर एक फिनटेक एंटिटी को। तो बताओ आईएफएससी फिनटेक इंसेंटिव स्कीम का फायदा क्या होगा? यहाँ पर इसको लेकर आएगी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा ग्रांट्स की फॉर्म में, ग्रांट होता है आपको पैसा वापस नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोगों ने बोला कि हमें ना इस्टेब्लिशमेंट करना है ग्लोबल फिनटेक हब का। ग्लोबल फिनटेक हब अगर हमें लेकर आनी होगी तो अट्रैक्ट करना पड़ेगा फिनटेक एंटिटीज को इंडिया में, और जो डोमेस्टिक वंस है वो एक्सपेंड कर पाए ग्लोबली। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है ग्रांट्स के थ्रू, जिसमें की एलिजिबिलिटी भी देखी जाएगी फिनटेक एंटिटी की। तो यहाँ पर आपके पास में ये जो फिनटेक एंटिटीज हैं ये रेगुलेटरी या फिर इनोवेटिव सैंडबॉक्स जो है उसका एक तो हिस्सा होनी चाहिए, साथ में पार्टिसिपेट करेंगे अथॉरिटी रिकॉग्नाइज्ड एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स में, और ये रेफर की जाएंगी अंडर अ फिनटेक ब्रिज एग्रीमेंट या अरेंजमेंट। ठीक है, तो अगर कोई इंडियन एप्लीकेंट है तो वो डीपीआईआईटी रजिस्टर्ड होना चाहिए।
और साथ में यहाँ पर एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो सकती है या फिर एक एलएलपी हो सकती है इन आईएफएससी। इसके अलावा जो रेजिडेंट सिटीजन इंडिविजुअल है या एंटिटी वर्किंग इन एन इकोसिस्टम है, वो एक डोमेस्टिक फाइनेंशियल रेगुलेटर के थ्रू यहाँ पर रेगुलेट हो जाएंगे। और अगर एक फॉरेन एप्लीकेंट है तो ये यहाँ पर एक एफएटीएफ कंप्लाइंट कंट्री से होने चाहिए, जिसमें कि यहाँ पर जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं उनके पास में इस एंटिटी का 51% शेयर होल्डिंग होगा। तो क्या क्या ग्रांट्स यहाँ पर अवेल किए गए हैं वो और देख लेते हैं। सबसे पहले आता है फिनटेक स्टार्टअप ग्रांट। ये आपके पास में मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 1.5 मिलियन रुपीस की दी जाएगी, जिसमें कि एक नोवेल फिनटेक प्रोडक्ट सर्विस यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है या तो गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। फिर आता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ग्रांट। यहाँ पर 5 मिलियन रुपीस तक का दिया जाएगा, दैट इज 50 लाख रुपीस। ठीक है, ये सब आईएनआर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक पीओसी कंडक्ट कर सकते हैं इन डोमेस्टिक और ओवरसीज मार्केट्स। फिर आता है सैंडबॉक्स ग्रांट, ये 3 मिलियन रुपीस तक जाएगा आपका। एक्सपेरिमेंट करेंगे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के साथ में इन द आईएफएससी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। फिर आता है ग्रीन फिनटेक। तो यहाँ पर सस्टेनेबल फाइनेंस, ईएसजी फाइनेंस, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड फाइनेंस, इसके लिए रहेगा 7.5 मिलियन रुपीस। फिर आता है एक्सेलरेटर ग्रांट। तो यहाँ पर 1 मिलियन रुपीस तक रहेगा, सपोर्ट करेंगे एक्सेलरेटर्स आईएफएससी में कैपेसिटी बिल्डिंग, मेंटरशिप, ब्रिज करेंगे इन्वेस्टर्स प्रोजेक्ट्स। फिर आता है आपका लिस्टिंग सपोर्ट ग्रांट, जिसमें कि लिस्टिंग सपोर्ट ग्रांट में हम 1.5 मिलियन रुपीस तक देंगे, सपोर्ट करेंगे डोमेस्टिक एफपीज को एस्पायरिंग टू लिस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वालिफाइड ज्वेलर क्यूजे इन डीटीएए विशेस टू इंपोर्ट गोल्ड। अब एक अक्टूबर 2025 में आईएफसीए का सर्कुलर आया था, जिसमें कि उन्होंने कंसोलिडेट और अमेंड किया है इस रूल्स को। तो यहाँ पर इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग permitted mechanism for QJs, that is qualified jewelers, to import gold for IFSCA क्या रहेगा? They can import directly from any global supplier through a designated PSU bank, import only through the India International Bullion Exchange, या फिर no longer permitted to import gold। तो क्या होगा यहाँ पर? जो QJs हैं वो यहाँ पर IIBX से ही import कर सकते हैं, जो कि आपका IF गिफ्ट सिटी में लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है वो आपका डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, आरबीआई और हमारा आईएफएससीए ने मिलकर बनाया है, यही रेगुलेट करेंगे। तो अगर यहाँ पर किसी भी क्वालिफाइड ज्वेलर को इंपोर्ट करना है आईआईबीएक्स से तो क्या करना होगा? सबसे पहले तो जो क्यूजे हैं उनको यहाँ पर नोटिफाई करना होगा खुद को एज अ क्वालिफाइड ज्वेलर बाय आईएफएससीए, जिसमें कि इनको स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना मेंटेन करना है, जिसमें मिनिमम नेटवर्थ आपकी 15 करोड़ रुपीस से 25 करोड़ रुपीस तक की होनी चाहिए, और जो टर्नओवर है प्रीशियस मेटल्स बिजनेस से उसका भी यहाँ पर एक सर्टेन परसेंटेज मेंटेन करना होगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज जो हैं उनको यहाँ पर एडहियर करना होगा, नो योर कस्टमर गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। फिर यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो आपको आईआईबीएक्स के थ्रू सबमिट करनी होगी ताकि स्क्रूटनी हो और रिकमेंडेशन हो। फिर पार्टिसिपेशन हमारे आईआईबीएक्स में किया जाएगा। तो जो क्यूजेस हैं वो आईआईबीएक्स में या तो एज द क्लाइंट ऑफ बुलियन ट्रेडिंग मेंबर या फिर एक स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट, जिसको पहले हम लिमिटेड पर्सन ट्रेडिंग मेंबर बोलते थे, उसकी तरह इनको पार्टिसिपेट करना होगा आईआईबीएक्स पर। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे? बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट अगर इन्हें परचेज करनी है तो वो ये आईआईबीएक्स के प्लेटफॉर्म पर खरीदेंगी। और ये जो बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैं ये फिजिकल गोल्ड हमारा शो करते हैं, स्टोर्ड इन एन आईएफएससीए रजिस्टर्ड वॉल्ट। इसके अलावा यहाँ पर हमारा ये जो क्यूजेस हैं ये केवल और केवल ये जो बीडीआर्स हैं वो इंपोर्ट के लिए खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सेल ऑर्डर्स नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसे इंपोर्ट तो कर लिया लेकिन सेल ऑर्डर्स नहीं लगाओगे। एडवांस रेमिटेंसेस के लिए यहाँ पर एडवांस फॉरेन करेंसी पेमेंट्स अगर आपको करनी है फॉर द परचेज तो ऑथराइज डीलर बैंक से आप लोन लोगे वाला। इसके अलावा यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होंगे। आईआईबीएक्स जो है वो आपको ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट डिटेलिंग इंडिकेटिव प्राइसेस एंड क्वांटिटी ऑफ गोल्ड
जो आपको रेमिटेंस के लिए चाहिए। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन में एक बार जब आपने ये बीडीआर्स को खरीद लिया, बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को, फिर यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, परचेज करने के बाद एडवांस पेमेंट भी कंफर्म हो गई, तो फिजिकल गोल्ड को आपको वॉल्ट मैनेजर जो है आईएफएससी में, उनके पास रखना होगा डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में। ठीक है, जो बीडीआर्स हैं अगर वो एक्सटिंग्विश हो जाते हैं तो एक बिल ऑफ एंट्री भी फाइल करनी है विद द कस्टम अथॉरिटीज, जो कि एक इम्पोर्ट का आपको एविडेंस प्रोवाइड करेंगे। टाइमलाइन एंड कंप्लायंस जो है वो बिल ऑफ एंट्री के लिए यहाँ पर आपको 11 कैलेंडर डेज के अंडर अंडर ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने रहेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। एक एंटिटी यहाँ पर एक शिप लीजिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है गिफ्ट आईएफएससी में अंडर द फ्रेमवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज is not a permissible core activity of this lessor: operating finance, passenger ferry operation, sale and lease back। तो ये मैंने आपको करवाया था, यहाँ पर सी इसका आंसर होगा। हम यहाँ पर क्या क्या कर रहे थे, फाइनेंस, ऑपरेट एंड सेल एंड लीज बैक कर सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। एक न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया है, किसके लिए है ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आपका ग्लोबल एक्सेस इन आईएफएससी। तो ये हमें सितंबर 2025 में अमेंड किया गया। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये क्या फैसिलिटेट कर रहा है, यहाँ पर अलाउ कर रहा है इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को कि वो डायरेक्टली बाई या सेल करें फॉरेन स्टॉक्स को थ्रू आईएफएससी एक्सचेंज। अलाउ कर रहे हैं ओनली एनआरआई को कि वो इंडियन स्टॉक्स को बाई करें। बैन कर रहे हैं सभी फॉरेन स्टॉक्स को फ्रॉम आईएफएससी, या अलाउ कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज को कि वो केवल और केवल डेट को लिस्ट करें, ना कि इक्विटी को। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए है। ये अलाउ कर रहे हैं इंडियन इन्वेस्टर्स को कि वो डायरेक्टली बाय या सेल कर सकते हैं फॉरेन स्टॉक, जैसे एप्पल, टेस्ला, आईएफएससी एक्सचेंज के थ्रू। तो यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस बनेगा इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर एलआरएस जो है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, वो उनको फॉलो करनी है। एंड यहाँ पर जो भी हमारे आईएफएससी डिपॉजिटरी रिसिप्ट में स्टॉक्स को आपका लिस्ट किया गया है, उनको ये एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो ग्लोबल एक्सेस आई है, ये चाहती है कि 1.7 बिलियन डॉलर प्लस जो हमारा एलआरएस आउटफ्लो है उसे हम यहीं पर कैप्चर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर एक गेटवे बन गया क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लो का, जिसमें कि हम इंडिया को ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और एंटिटीज जो हैं वो यहाँ पर एक ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइडर्स की तरह रजिस्टर्ड होनी चाहिए आईएफएससी के साथ में, या फिर इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर्स की तरह। फिर यहाँ पर जो एलिजिबल प्रोडक्ट्स हैं वो आपके कौन से होंगे, जो भी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड प्रोडक्ट्स है अंडर आईएफएससी डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्रिप्टोज यहाँ पर एक्सक्लूडेड हैं, क्रिप्टोज में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को एक्सेस मिलेगी ग्लोबल मार्केट में एलआरएस के थ्रू। अदर एलिजिबल क्लाइंट्स में आपके पास एनआरआईज और फॉरेन क्लाइंट्स भी हैं। ऑपरेशंस यहाँ पर में आपको एक मिनिमम नेटवर्क जो है अलोकेट करनी होगी फॉर ग्लोबल एक्सेस विच इज सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर एक्टिविटीज। और जो फ्रेमवर्क है उसमें आपको कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज एक यहाँ पर प्रोविजंस को फॉलो करना है, और एक्सटेंसिव स्टेक होल्डर कंसल्टेंट्स आपको यहाँ पर अपने पास में होने चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे गैप क्लाइंट ट्रेडिंग $500,000 का। ठीक है, फिर गैप प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग यहाँ पर आपकी है अगर केवल, तो $200,000 का मिनिमम नेटवर्क रिक्वायरमेंट है। और अगर अदर ब्रोकर डीलर्स हैं, प्रोप्राइटरी वाया गैप हो रहा है, तो $100,000 रहेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइडर्स के लिए कितनी मिनिमम नेटवर्क है। अगर यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या है, क्लाइंट ट्रेडिंग है तो $500,000, अगर यहाँ पर केवल प्रोप्राइटरी डीलिंग हो रही है तो 200,000, और अगर अदर ब्रोकर डीलर्स हैं तो 100,000 का यहाँ पर हमें क्या करना है, $100,000 अपने पास में रखने होंगे। क्लाइंट्स आपको पता ही है, रेजिडेंट्स इन इंडिया भी हो सकते हैं और नॉन रेजिडेंट्स भी हो सकते हैं। याद रखना क्रिप्टो या क्रिप्टो बैक्ड इंस्ट्रूमेंट्स अलाउड नहीं है। ओके, अच्छा फी स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होना चाहिए, तो ऑथराइजेशन फी जो है वो यहाँ पर $10,000 की बोली गई है। ये भी याद रखना कि जो ऑथराइजेशन फी रहेगी वो कितनी है, $10,000 की रहेगी। अच्छा, क्वार्टरली फी की अगर हम बात करें तो क्वार्टरली फी में डेरिवेटिव्स के लिए 0.00075% ऑफ टर्नओवर, और बाकी प्रोडक्ट्स के लिए 0.005%। मैक्सिमम $10,000 पर क्वार्टर हम यहाँ पर फी स्ट्रक्चर्स में रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं, फरवरी 2025 में आईएफएससी ने रिवाइज करा, क्या रिवाइज किया,
eligibility norms for remote trading participants. So, who is now eligible to be an RTP in the IFSC? Only Indian resident entities, regulated foreign entities and member of specified global exchanges but not Indian entities. कोई भी इंडिविजुअल जिसकी नेटवर्थ ओवर $1 million है, केवल वही एंटिटीज जो कि यूएसए या यूके बेस्ड है। तो आपको इसका आंसर देना है। देखो यहाँ पर बोला गया है कि अगर जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रेगुलेटेड फॉरेन एंटिटीज और मेंबर आपके स्पेसिफाइड ग्लोबल एक्सचेंज के आ सकते हैं, जिसमें फॉरेन एंटिटी अगर है तो ये एक बॉडी इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए आउटसाइड ऑफ इंडिया, और यहाँ पर ये आपकी एफएटीएफ लिस्ट के अंडर आनी चाहिए, ना कि स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज में आनी चाहिए। इसके अलावा रेगुलेटरी स्टेटस के अंडर बोला गया है कि यहाँ पर जिनकी भी सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर्स जो हैं वो सिग्नेटरी हैं आईओस्को एमएमओयू प्लेटफॉर्म पर, या फिर उन्होंने एक बायलैटरल एमओयू साइन करा है आईएफएससी के साथ में, तो फिर यहाँ पर ये आपके हो सकते हैं एलिजिबल। एक्सचेंज मेंबरशिप में फॉरेन एंटिटी जो है वो एक मेंबर होनी चाहिए स्पेसिफाइड स्टॉक एक्सचेंज की एटलीस्ट 1 ईयर के लिए, और यहाँ पर जो इनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री है वो एकदम क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट्स कर सकते हैं, इसमें प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में केवल अलाउ किया जाता है आरटीपीस को जो कि ट्रेड करेंगे फॉर देमसेल्व्स ऑन प्रोप्राइटरी बेसिस, लेकिन ये फिर ऑन बोर्ड नहीं कर सकते क्लाइंट्स को फॉर ट्रेड। इसके अलावा सेटलमेंट्स जो होते हैं वो आईएफएससी रजिस्टर्ड क्लियरिंग मेंबर करेंगे, और ट्रेडिंग लिमिटेशंस में यहाँ पर ट्रेड जो हो रहा है वो आपका कैश सेटल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में होगा स्टॉक एक्सचेंजेस में और यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाते हैं। अक्टूबर 2025 में आईएफएससी ने एक फ्रेमवर्क लेकर आए थे। अब ये फ्रेमवर्क किसके ऊपर है? फ्रेमवर्क ऑन स्टीवर्डशिप कोड इन आईएफएससी। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर स्टीवर्डशिप का क्या होगा? मुंशी पता है आपको, तो स्टीवर्ड जो होते थे वो मुंशियों को बोला जाता था। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस लेकर आए हैं ताकि फंड मैनेजमेंट एंटिटीज या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उन वो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को एनहांस करें और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर आए। तो अब आपसे पूछा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्किंग आवर्स एम्प्लॉइज के गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एमआईआई इसके लिए डिफाइन करेंगे, प्रिंसिपल्स बाय विच इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्टिवली एंगेज करेंगे इन्वेस्टी कंपनीज के साथ में टू प्रमोट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वैल्यू, आउटलाइन करेंगे फी स्ट्रक्चर फॉर ऑल कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज। तो क्या है यहाँ पर? ऑफ कोर्स इसका आंसर सी हो जाएगा। तो एक स्टीवर्डशिप कोड जो है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप के बारे में है, जिसमें एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स गाइड करेगा लार्ज इन्वेस्टर्स को कि कैसे वो यहाँ पर एक गुड स्टीवर्ड्स बन सकते हैं अपने क्लाइंट के पैसे के लिए। उसको मॉनिटर करेंगे, अपनी इन्वेस्टी कंपनीज को एंगेज करेंगे मैनेजमेंट के साथ में अगर कोई इश्यूज स्ट्रैटेजीज के ऊपर आता है या फिर एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के ऊपर आता है, और रिस्पॉन्सिबली यहाँ पर जो भी हमारी एनुअल जनरल मीटिंग्स हो रही हैं उनमें वोटिंग करेंगे। तो स्टीवर्डशिप पॉलिसी में हमें बोला गया है कि क्लीन और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए कि क्या क्या स्टीवर्ड्स की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और यहाँ पर हमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए देखना जाएगा कि भाई क्या पॉलिसी हमारी रहेगी। वोटिंग पॉलिसी भी हमें ड्राफ्ट करनी है, रिपोर्टिंग भी देखनी है कि यहाँ पर किस तरीके से एनुअली हमारे स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट किया जाएगा, साथ में कोलैबोरेशन भी यहाँ पर किया जाएगा अदर इन्वेस्टर्स के साथ में। ओके, चलो नेक्स्ट हमारा सेक्शन शुरू हो जाता है बैंकिंग का। एक न्यू सर्कुलर आया है जिसमें कि मॉडिफिकेशंस किए गए हैं आईएफएससी के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड नो योर कस्टमर गाइडलाइंस में। तो ये रिस्पॉन्स रहा एफएटीएफ का जो अपडेट आया था अक्टूबर 2025 में। तो पूछेगी कि ऐसा यहाँ पर क्या मॉडिफिकेशंस का पर्पस रहा? केवाईसी बर्डन को रिड्यूस करना हमारे कस्टमर्स के लिए ताकि ज्यादा बिजनेस आए। आईएफएससी का जो एएमएल सीएफटी फ्रेमवर्क है उसको लेटेस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग सेट करना, ट्रांसफर करने सभी एएमएल सीएफटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आईएफएससी यूनिट से आईएफएससीए के पास में, या मैंडेट करना कि सभी ट्रांजेक्शंस जो हैं वो बिटकॉइन में हो। ऑफ कोर्स यहाँ पर वो तो होगा नहीं, तो यहाँ पर इसका आंसर बी है। अलाइन करना है आईएफएससी की एएमएल सीएफटी फ्रेमवर्क को विद द लेटेस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेशंस। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। एक सर्कुलर आया जिसमें कि अमेंड किए गए रूल्स फॉर आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स ओपनिंग सर्टेन अकाउंट्स। ये अमेंडमेंट क्या अलाउ कर रहा है? इसने बैन कर दिया आईबीयूज को कि आप कोई भी आईएनआर अकाउंट नहीं ओपन करोगे। बोले कि नहीं, आप यहाँ पर स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट खोल सकते हो जिसमें कि ऑथराइज्ड डीलर्स इन इंडिया फॉर स्पेसिफिक बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शंस आउटसाइड द आईएफएससी रहेंगे।
अलाउ करा IBUs को कि वो ऑफर करें रिटेल सेविंग अकाउंट सभी इंडियन रेजिडेंट्स में। मैंडेट किया कि जितनी भी IBUs हैं वो ओपन करेंगे अकाउंट ओनली विद द RBI। तो इसका आंसर ऑफ कोर्स यहाँ पर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है जितने भी हमारे IFS की बैंकिंग यूनिट्स हैं कि आप स्पेशल नॉन रेजिडेंट अकाउंट रुपी अकाउंट जो है वो ऑथराइज डीलर्स के साथ में खोल सकते हो स्पेसिफिक बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शंस जो कि आउटसाइड IFSC हो रहे हैं। तो यहाँ पर IBUs ऑपरेट करेंगे फॉरेन करेंसीज में, लेकिन कुछ यहाँ पर INR बेस्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रहते हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरियाज में। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप एक स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट खोल लोगे डोमेस्टिक बैंक के साथ, ताकि ये स्पेसिफिक नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं उन्हें आप यहाँ पर यूज कर पाओ। नेक्स्ट आ जाता है, अब इंडिया की बाउंड्री है, इंडिया में कोई ऐसा तो है नहीं IFSC में सारा ट्रांजेक्शन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आएंगे नहीं, इंडिया की बाउंड्री तो क्रॉस कर आएंगे। तो मान लो ट्रांसपोर्ट फी देनी है, तो वो ट्रांसपोर्ट फी तो आपके रुपीज में ही जाएगी ना। एक सर्कुलर है यहाँ पर नवंबर 11 2025 का, जिसमें कि एडिशनल डायरेक्शंस दी गई हैं IFSC बैंकिंग यूनिट्स को रिगार्डिंग रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस फॉर इंडियाज एक्सटर्नल अकाउंट स्टैट्स। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हो गया, जो IBUs है उन्हें एग्जाम कर दिया गया कि अब आपको RBI रिपोर्टिंग नहीं करनी, या फिर उनके जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं जो कि क्रिटिकल कंपोनेंट है इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट का या अदर एक्सटर्नल अकाउंट का, वो उन्हें रिपोर्ट करने हैं। केवल वही ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करने हैं जो कि IFSC में हुए, ना कि यहाँ पर RBI के पास में कुछ भी करना है। IBUs जो है वो रिपोर्ट करेंगे अपने INR ट्रांजेक्शन, लेकिन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन नहीं करने। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर रेजिडेंट एंटिटीज जो हैं उनके स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है कि अब यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शंस हमारे IBUs कर रहे हैं और वो इंडिया के ओवरऑल एक्सटर्नल अकाउंट स्टैट्स का पार्ट है, जैसे BOP एक्सटर्नल डेब्ट, तो एक न्यू सर्कुलर यहाँ पर एडिशनल डायरेक्शन दे रहा है कि किस तरीके से जो डेटा है वो एक्यूरेटली हम कैप्चर करेंगे फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स। लेकिन यहाँ पर ये RBI के थ्रू नहीं हो रहा, ठीक है। What is the leverage ratio of a bank as defined under Basel III norms? तो पहला बोल रहे हैं रेशियो ऑफ टोटल एसेट्स टू टियर 1 कैपिटल, बैंक्स टियर 1 कैपिटल टू इट्स ऑन बैलेंस एंड ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। ऑफ बैलेंस शीट और एक्सपोजर तो बैंक गारंटी कमिटमेंट्स लेटर ऑफ क्रेडिट साइन कराता है, ऑन बैलेंस शीट आपका नॉर्मल जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि वो आपको देखना है एक्सपोजर कितना है, रेशियो बैंक की डेट टू इक्विटी का या फिर रेशियो टियर 1 कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। लेवरेज रेशियो क्या है, कैपिटल बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। लेवरेज रेशियो यहाँ पर आपका क्या है, टियर 1 कैपिटल बाय टोटल अनवेटेड एक्सपोजर एसेट्स। तो रिगार्डलेस कि यहाँ पर कितना रिस्क है, हाउ मच कैपिटल डू यू हैव रिलेटिव टू योर टोटल साइज। ये हम क्यों लेकर आए थे बाजल 3 में, बाजल 2 में तो नहीं था लेवरेज रेशियो, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। एक बैंक का NPA जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में है, ठीक है। अब ये बैंक ने के इंटरनल ऑडिटर ने देखा कि ये अनकलेक्टेबल है और यहाँ पर लिटरली या कोई भी साल्वेज वैल्यू, मतलब एट द एंड यहाँ पर हमें कोई भी पैसा या तो मिलने वाला ही नहीं, साल्वेज वैल्यू जो लास्ट में बच गया पैसा। जैसे मान लो मैंने स्क्रैप में कार बेची तो वो लोहे के दाम में या स्टील के दाम में गई, तो यहाँ पर वो जो पैसा मुझे मिला। व्हाट इज द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन फॉर दिस एसेट, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, लॉस एसेट या फिर राइट ऑफ एसेट। तो इसका आंसर है लॉस एसेट। प्रोग्रेशन कैसे हुआ, स्टैंडर्ड आपका 90 डेज था, सब स्टैंडर्ड आपका 12 मंथ्स के लिए रहता है, डाउटफुल में आपके पास 3 कैटेगरीज होती हैं, D1, D2 एंड D3। और एक लॉस एसेट क्या होता है कि यहाँ पर अब इसको हम कलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा कोई फ्रॉड हो गया अगर, तो फ्रॉड एसेट को हम किस में लेकर जाते हैं, फ्रॉड एसेट को भी हम अगेन यहाँ पर अपने लॉस एसेट में ही लेते हैं। चाहे हमने यहाँ पर हो सकता है कि कुछ अमाउंट हो, बहुत थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ अमाउंट अगर हमने यहाँ पर रिकवर कर भी लिया तो भी हम इसको किस में लेकर चलते हैं, हम इसको लेकर चलते हैं लॉस एसेट में। ये बात याद रखना, ओके। चलो अब यहाँ पर अच्छा ये पता है ना डाउटफुल एसेट कैटेगरी में कौन सा आता है या फिर आपका स्टैंडर्ड एसेट्स कैटेगरी में कौन सा आता है। अगर ये नहीं पता तो ये भी एक बार मैं बता देती हूँ आपको। देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके सब स्टैंडर्ड एसेट्स की, तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या है, जो एसेट्स आपके NPA रहे फॉर 12 महीने या उससे कम टाइम के लिए, ठीक है। इसके बाद में आते हैं आपके डाउटफुल एसेट्स, जो यहाँ पर अगेन हम बोलेंगे कि यहाँ पर वो डाउटफुल कैसे रहेंगे, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में वो अगले 12 महीने के लिए रहे। और लॉस एसेट्स हो जाते हैं यहाँ पर जो कि हमारे बैंक ने या इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स ने या RBI के इंस्पेक्शन ने बोला है कि अब ये यहाँ पर हमें
पूरा ही राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब इन्हें हम कलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर डाउटफुल में हमारे पास D1, D2, D3 कैटेगरी होती है, जिसमें 1 ईयर, ठीक है, फिर 1 से 3 इयर्स एंड देन मोर देन 3 इयर्स होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटल मार्केट। अब सेबी का सर्कुलर आया था अक्टूबर 2025 में, जिसमें इन्होंने रिव्यू किया ब्लॉक डील फ्रेमवर्क। तो ये पूछ रहे हैं ये ब्लॉक डील क्या है? एक ट्रेड बैंड ब्लॉक्ड बाय द एक्सचेंज ड्यू टू सस्पेक्टेड इनसाइडर ट्रेडिंग। एक सिंगल लार्ज ट्रांजेक्शन शेयर्स का मिनिमम वैल्यू 10 करोड़ है, एग्जीक्यूट किया गया सेपरेट ट्रेडिंग विंडो में। प्रोसेस यहाँ पर ब्लॉकिंग शेयर्स फॉर एन एसबीआई आईपीओ एप्लीकेशन। एक मर्जर हुआ दो लार्ज कंपनीज का, एक ब्लॉक बना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ब्लॉक डील फ्रेमवर्क है सेबी का, इसमें ब्लॉक क्या है? एक ब्लॉक यहाँ पर एक सिंगल लार्ज ट्रांजेक्शन है शेयर्स का, जो कि मिनिमम वैल्यू 10 करोड़ की रखेगा और एक सेपरेट ट्रेडिंग विंडो में इसका एग्जीक्यूशन हुआ। तो यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रप्शन हमने नॉर्मल मार्केट में नहीं किए। एक सिंगल ट्रेड हो गया जिसमें कि मिनिमम वैल्यू 10 करोड़ की है, और ये दो स्पेशल उसमें होगा, या तो 15 मिनट का आपका विंडो खोला जाता है, या तो सुबह में या तो फिर दोपहर में। सेबी ने एक रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निकाला है एंजल फंड्स के लिए सितंबर 2025 में। प्राइमरी रोल क्या है एंजल फंड का? एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, एक टाइप ऑफ वेंचर कैपिटल फंड, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी से हैं, जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में। फंड किए जा रहे हैं बाय एंजल इन्वेस्टर्स, सोफिस्टिकेटेड एचएनआई इन्वेस्टर्स। एंजल फंड जो कि एक चैरिटेबल फंड है, लिस्टेड ऑन द स्टॉक सोशल स्टॉक एक्सचेंज। एक एंजल फंड जो कि इन्वेस्ट करे केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो एक एंजल फंड जो कि यहाँ पर एक टाइप ऑफ वेंचर कैपिटल फंड है, इनवाइट कर रहे हैं अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में, फंड किए जा रहे हैं बाय एंजल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर हमारे पास में स्पेसिफिक सब कैटेगरी होती है वेंचर कैपिटल फंड्स की। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूल कर रहे हैं अलग अलग एंजल इन्वेस्टर से पैसा, और फिर यहाँ पर कुछ जिनकी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होता है उनको हम लेते हैं, और ये कैपिटल वेरी लार्ज स्टेज वेरी अर्ली स्टेज कंपनीज में, जैसे स्टार्टअप में, या एकदम ही सीड फंडिंग कर रहे हैं, आइडिएशन स्टेज पर फंडिंग कर रहे हैं। ओके, एक सर्कुलर आया अक्टूबर 2025 में, जिसमें कि मिनिमम इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड टू द ऑडिट कमिटी एंड शेयर होल्डर्स फॉर अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस यहाँ पर लेकर आए। तो पर्पस क्या था इस एनहांस डिस्क्लोजर का? ज्यादा आरपीटीज हमारे पास आनी चाहिए थी ताकि प्रोसेस को इजियर बनाए। एम्पावर करना था ऑडिट कमेटी को और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को सफिशिएंट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ में, ताकि वो यहाँ पर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि क्या इनको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ट्रांसफर करनी थी पावर्स हमें आरपीटी अप्रूवल की फ्रॉम ऑडिट कमेटी टू द सीईओ, या बैन करने हैं सभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फॉर लिस्टेड कंपनी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है एम्पावर करेंगे ऑडिट कमेटी को और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को सफिशिएंट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ में प्राइसिंग जस्टिफिकेशन दी जाएगी, ताकि यहाँ पर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए ऑन वेदर टू अप्रूव और रिजेक्ट द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो एक मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क यहाँ पर देखा गया, जिसमें कि स्ट्रेंथन करना था अप्रूवल प्रोसेस, इंश्योर करना था इंडिपेंडेंट पार्टीज, ऑडिट कमेटी, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास सभी नेसेसरी इंफॉर्मेशन हो, ताकि वो जज कर पाए कि क्या आरपीटी फेयर है और डिटर्मिनेंटल नहीं होगा ये पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए। सेबी ने इशू करा है फ्रेमवर्क सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन सितंबर 2025, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है कि वो रेस करे फंड्स हमारे सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर। तो यहाँ पर क्या न्यू यूनिक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर बनाया गया है, जो कि हमारे लिए मस्ट है इशू करना? इक्विटी शेयर्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड, जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल पेपर। तो ये ऑफ कोर्स जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है। एक एनपीओ चैरिटी ट्रस्ट, जो कि यहाँ पर इशू नहीं कर सकते इक्विटी या फिर शेयर डेट, तो उनके लिए एसएससी फ्रेमवर्क ने एक नया इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया है, ना कि केवल वो आपके नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, ठीक है, केवल ये के लिए है। अब इसमें क्या होगा, जीरो कूपन है, जीरो प्रिंसिपल है, तो एक डोनेशन यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ अ सिक्योरिटी दी जा रही है, जिसमें कि इन्वेस्टर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और ना ही कोई प्रिंसिपल वापस मिलेगा। तो ये एक तरीके का philanthropic डोनेशन रहेगा। What is the novation in context of clearing corporation? Process of negotiating a new price for a trade. Legal process where the CCP interposes itself between the original buyer and seller, becoming the buyer to every seller and the seller to every buyer. Process of cancelling a trade before settlement, या फिर process of rolling over a future contract to the next month हो।
तो इसका आंसर बी है, जहां पर हमारे पास में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो हैं वो इंटरपोज करे इटसेल्फ बिटवीन द ओरिजिनल बायर एंड सेलर। तो यहाँ पर बायर है ये हर एक सेलर के लिए और सेलर है हर एक बायर के लिए। बेसिकली क्या है, अगर मान लो मुझे शेयर सेल करने हैं और किसी को बाई करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सेलर जो है, सेलर से ये शेयर्स कौन खरीद रहा है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। और जो बायर है, ठीक है, फिर ये बायर को कौन बेच रहा है, यहाँ से खरीद कर ये बेच रहा है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो लीगल एक्ट है जहां पर ट्रांसफर करेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है बायर और सेलर के बीच में वो एक्सटिंग्विश हो गया, दो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स बने, बायर से सीसीपी, सीसीपी से सेलर। और ये जो एक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इसी को हम नोवेशन बोलते हैं, जहां पर सीसीपी को अलाउ किया गया कि ये जो सेटलमेंट है इसे गारंटी करे, जो हमारे सेटलमेंट्स हैं वो आराम से हो जाए, सेटलमेंट रिस्क हमारे सामने ना आए, इसके लिए तो हम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को लेकर आते हैं, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज पर सेबी सेज टेक ओवर कोड, कोई भी पर्सन होल्डिंग 25% या मोर बट लेस देन 75% ऑफ अ लिस्टेड कंपनी can only acquire additional shares beyond a certain limit without triggering an open offer. What is this annual creeping acquisition limit? पहला बोल रहा है 2% पर फाइनेंशियल ईयर, दूसरा बोल रहा है 5% पर फाइनेंशियल ईयर, तीसरा बोल रहा है 10% पर फाइनेंशियल ईयर, चौथा बोल रहा है 0.5% पर फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो क्रीपिंग एक्विजिशन रूल है ये आपका 5% पर फाइनेंशियल ईयर पर जाता है, जिसमें ट्रिगर जो है वो आपका क्या है 25% कि अब आपको एक मैंडेटरी ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। अगर आप पहले से ही 25% से ज्यादा शेयर होल्डिंग रख रहे हो तो आप यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल प्रमोटर हो, है ना, तो आप यहाँ पर स्लोली अपने स्टेक को बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर जो टाइम है आपका वो आपका कितना है 5% हर फाइनेंशियल ईयर में आप अपनी स्टेक होल्डिंग्स को बढ़ा सकते हो बिना किसी ओपन ऑफर के, ठीक है। तो अगर आपको 5.1% खरीदना है तो फिर आपको यहाँ पर एक अलग से ओपन ऑफर लेकर आना पड़ेगा। What is the difference between a forward contract and a future contract? फॉरवर्ड होता है ओटीसी डेरिवेटिव पर, फ्यूचर होता है ईटीएफ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शंस क्या क्या हैं, फॉरवर्ड्स यहाँ पर कमोडिटीज के लिए है, फ्यूचर स्टॉक्स के लिए हैं। दूसरा बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड हैं, फ्यूचर्स कस्टमाइज्ड हैं एंड ओवर द काउंटर हैं। फॉरवर्ड्स यहाँ पर कस्टमाइज्ड एंड ओवर द काउंटर जो है, फ्यूचर्स स्टैंडर्डाइज्ड और एक्सचेंज ट्रेडेड हैं। फॉरवर्ड्स की कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, फ्यूचर्स में यहाँ पर काउंटर पार्टी रिस्क है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। फॉरवर्ड्स जो होते हैं वो यहाँ पर एक प्राइवेट कस्टमाइज्ड, आप अपने दोस्त के साथ में अगर कोई फॉरवर्ड डील कर रहे हो, आई विल बाय 107 of kg नॉन स्टैंडर्ड wheat फ्रॉम यू इन 43 days, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, हाई काउंटर पार्टी रिस्क है, मे बी आई विल नॉट बाय और ही विल नॉट सेल। फ्यूचर में पब्लिक स्टैंडर्डाइज्ड, वन कॉन्ट्रैक्ट 1000 kg के बराबर में स्पेसिफिक ग्रेड स्पेसिफिक डिलीवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हमने एक्सचेंज पर ट्रेड किया, कोई भी काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स और आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंश्योरेंस एंड पेंशन सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इन इंश्योरेंस? प्रिंसिपल जो कि इंश्योर कर रहा है कि दैट इंश्योर दैट मस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट फ्रॉम अ लॉस, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो, वेदर यहाँ पर आपका एक लॉस हुआ है उसे आप रिकवर कर रहे हो। प्रिंसिपल दैट इंश्योर दैट मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स, ये आपका utmost good faith है। लीगल राइट ऑफ द इंश्योरर आफ्टर पेइंग अ क्लेम टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड and recover the loss from third party who caused the damage. The principle that is proximate cause not remote cause of the loss is considered. तो यहाँ पर क्या होगा, लीगल राइट किसी भी इंश्योरर की कि यहाँ पर जब उन्होंने क्लेम अपना पे कर दिया, इसके बाद में जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी है वो यहाँ पर इंश्योर्ड के शूज में आकर लॉस रिकवर करेगी थर्ड पार्टी से जिसकी वजह से ये लॉस हुआ था, ठीक है। मान लो किसी ने एक्सीडेंट कर दिया तो जिसने एक्सीडेंट किया उससे पैसे ही रिकवर कर सकती है क्लेम देने के बाद में इंश्योर्ड पर्सन को। एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डिफर करती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से इन व्हाट की वे? एक टर्म पॉलिसी जो है वो एक डेथ बेनिफिट दे रही है, एक एंडोमेंट पॉलिसी जो है वो केवल एक मैच्योरिटी बेनिफिट देगी। एक टर्म पॉलिसी यहाँ पर एक मार्केट लिंक्ड यूलिप की तरह काम करेगी और एक एंडोमेंट पॉलिसी जो है वो एक गारंटीड पॉलिसी की तरह है। एक टर्म पॉलिसी यहाँ पर प्योर रिस्क कवर कर रही है, पेज ओनली इफ यू डाई, और एक एंडोमेंट पॉलिसी जो है वो एक सेविंग और रिस्क कवर की तरह काम कर रही है, pays either on death or a survival at maturity.
एक टर्म पॉलिसी का कोई भी प्रीमियम नहीं है, एक एंडोवमेंट पॉलिसी जो है इसमें एक हायर प्रीमियम देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? एक टर्म पॉलिसी यहाँ पर प्योर रिस्क कवर है कि अगर यहाँ पर कुछ मुझे हो जाता है तो फिर मेरे जो डिपेंडेंट्स हैं उनको कुछ अमाउंट मिल जाएगा। एंडोवमेंट पॉलिसी में सेविंग और रिस्क कवर दोनों हो रहा है, तो या तो डेथ के टाइम पर मेरी, या फिर यहाँ पर अगर मैं सर्वाइव कर जाती हूँ तो इसकी जो भी मैच्योरिटी पीरियड है, लेट अस से अगर 20 साल का मैच्योरिटी पीरियड है तो 20 साल के बाद में यहाँ पर इतना पैसा दिया जाएगा। What is the primary role of an insurance repository like NSDL IR, CDSL IR? इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करना है, दैट इज अ ब्रोकर और एजेंट। रेगुलेट करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज को टू होल्ड ऑल ऑफ अ पॉलिसी होल्डर्स इंश्योरेंस पॉलिसीज इन वन सिंगल इलेक्ट्रॉनिक डीमैट फॉर्म इन एन ई इंश्योरेंस अकाउंट टू री इंश्योर द रिस्क ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो यहाँ पर इंश्योरेंस रिपोजिटरीज क्या कर रही हैं? वो यहाँ पर जितने भी पॉलिसी होल्डर्स की इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनको एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में एक ई इंश्योरेंस अकाउंट में होल्ड कर कर रखती हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस रिपोजिटरी इंश्योरेंस पॉलिसीज की एक रिपोजिटरी है जहां पर कि हम क्या कर रहे हैं, टू शेयर्स, एक डीमेट फॉर्म हो गया इंश्योरेंस के लिए, जहां पर गोल क्या है कि एक ही इंश्योरेंस अकाउंट हो जहां पर हम सभी अपनी पॉलिसीज को देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं फ्रॉम ऑल डिफरेंट कंपनीज इन वन डिजिटल लोकेशन। What is the maximum number of pension fund managers that an NPS subscriber can choose to manage their corpus at the same time? 1, 3, 7 and all of them. यहाँ पर इसका आंसर है 1। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो एनपीएस सब्सक्राइबर हैं वो चूज कर सकते हैं अपने पीएफएम को, और साथ में वो स्विच कर सकते हैं पीएफएम वंस इन अ ईयर, लेकिन किसी भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर जो उनका पूरा का पूरा कॉर्पस है वो केवल केवल एक ही पेंशन फंड मैनेजर जो है वो आपका ले सकते हैं। अटल पेंशन योजना के अंडर व्हाट इज द मिनिमम गारंटीड पेंशन दैट अ सब्सक्राइबर विल रिसीव? मिनिमम कितना पैसा मिलेगा? 500, 1000, 30,000, या फिर ये गारंटीड नहीं है, मार्केट लिंक्ड है, 1000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, एंड देयर आफ्टर यहाँ पर 1000 के ही मल्टीपल्स में ये आपका 5000 तक जाता है, तो मिनिमम गारंटी अमाउंट जो है वो आपका 1000 रहेगा। एक एनपीएस सब्सक्राइबर है जिन्होंने 60 की एज में एक्सिट किया, 40% उनका जो कॉर्पस है वो एन्यूटाइज हो गया, 60% उन्होंने विड्रॉ करना था एज अ लंप सम। तो टैक्स ट्रीटमेंट यहाँ पर दो कंपोनेंट्स के लिए क्या रहेगा? दोनों ही कंपोनेंट्स पर टैक्स लगेगा। 40% टैक्स फ्री होगा, 30-60% टैक्स का जो है वो टैक्सेबल होगा। 40% एन्युटी जो है वो टैक्सेबल है एज इनकम, 60% लमसम जो है वो विड्रॉल यहाँ पर 100% टैक्स फ्री है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 60% लमसम जो है वो आपका टैक्स फ्री है, लेकिन जो 40% पर आपको इन फ्यूचर इनकम मिलने वाली है वो आपकी इनकम टैक्स के अंडर आ जाएगी। तो एनपीएस जो है इसके पास में ईईटी होता है, एग्जाम टैक्सेबल स्टेटस पार्शियली, कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्टेड है, एक्यूमुलेशन एग्जाम्प्टेड है, विड्रॉल में एक पोर्शन 60% वाला आपका एग्जाम्प्टेड है, 40% जिसमें आपको एक रेगुलर पेमेंट एक इनकम की तरह, एक सैलरी की तरह जो मिलती है वो आपकी यहाँ पर कैसी होगी? वो यहाँ पर आपकी टैक्सेबल होगी एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, ग्लोबल और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 38, ये मैंने आपको वीडियो में पढ़ा दिया, रिलीज्ड इन अक्टूबर 2025, कौन सी सिटी है जो कि यहाँ पर रैंक मूव कर चुकी है एज द थर्ड टॉप फाइनेंशियल सेंटर? सिंगापुर, शंघाई, हांगकांग, दुबई। तो इसका आंसर है हांगकांग। कौन कौन से हैं टॉप 4 सेंटर्स? न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग एंड देन सिंगापुर। किसी भी फिनटेक सब रैंकिंग में जीएफसीआई 38 के कौन सी सिटी थी जिसको फर्स्ट रैंक किया गया? तो फिनटेक सब रैंकिंग में यहाँ पर न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर या हांगकांग? ये हांगकांग को फर्स्ट रैंक किया गया है फिनटेक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे यहाँ का देखेंगे कि जो न्यूयॉर्क है वो पहले फिनटेक के लिए फर्स्ट नंबर पर था, अब ये थर्ड पर आ गया है। हांगकांग जो है वो फर्स्ट पोजिशन पर है, फिर शेंजन है सेकेंड रैंक पर। What is the primary mandate of the Financial Stability Board headquartered in Switzerland? तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड क्या कर रहा है? बेल आउट लोन्स यहाँ पर प्रोवाइड करेगा कंट्रीज को, मॉनिटर करेगा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा रेगुलेटरी पॉलिसीज ताकि एक सिस्टमिक क्राइसिस जो है उसको प्रिवेंट करे, रेगुलेट करेंगे ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स को, या सेटलमेंट करेंगे पेमेंट्स के बिटवीन सेंट्रल बैंक्स। तो इसका आंसर है बी, मॉनिटर करेंगे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को, वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे रेगुलेटरी पॉलिसीज ताकि एक सिस्टमिक क्राइसिस जो है उसे यहाँ पर प्रिवेंट करें।
एफएसबी को क्रिएट किया गया था 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में। इसका जॉब है कि एक ग्लोबल वॉचडॉग की तरह काम करे और यहाँ पर रेगुलेटर्स, सेंट्रल बैंक्स एंड फाइनेंस मिनिस्ट्रीज को साथ में लेकर आए। आइडेंटिफाई करेंगे सिस्टमिक रिस्क, टू बिग टू फेल बैंक, शेडो करेंगे बैंकिंग, कोऑर्डिनेट करेंगे ग्लोबल पॉलिसी रिस्पॉन्स, न्यू रूल्स फॉर जीसिप्स। व्हाट इज द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम? तो एक डेबिट कार्ड है फार्मर्स के लिए जो कि विड्रॉ करेंगे पीएम किसान फंड्स को। एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है फार्मर्स के लिए। एक क्रेडिट फैसिलिटी, एक फ्लेक्सिबल लोन अकाउंट है जो कि प्रोवाइड करेंगे टाइमली एडिक्वेट क्रेडिट फार्मर्स के लिए फॉर देयर कल्टीवेशन नीड्स एंड कंटिजेंसी एक्सपेंसेस। या फिर एक पेंशन स्कीम है फार्मर्स की। तो इसका आंसर क्या है? सी है, एक क्रेडिट फैसिलिटी जिसमें हम टाइमली एडिक्वेट क्रेडिट देते हैं फार्मर्स को उनकी कल्टीवेशन नीड्स के लिए और कंटिजेंसी एक्सपेंसेस के लिए। केसीसी एक यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड एक लोन प्रोडक्ट है, ना कि एक वन टाइम लोन है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से जैसे आप यहाँ पर पैसा लेते हो तो एक रिवॉल्विंग क्रेडिट, एक क्रेडिट कार्ड की तरह यहाँ पर फार्मर को एक प्री अप्रूव्ड लिमिट मिलती है और ये यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं जितने भी यहाँ पर उनको पैसे इनपुट्स जैसे फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए चाहिए और इसको यहाँ पर हार्वेस्ट के बाद में रीपे करेंगे। डिजाइंड है कि सिंपल रहे और यहाँ पर हाई कॉस्ट मनी लेंडर से उन्हें प्रोटेक्ट कर पाए। पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव एक नेशनल मास्टर प्लान आया था मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, है ना। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि किसके लिए आया था? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंटीग्रेट करेंगे रोड, रेल, पोर्ट एंड एयर लॉजिस्टिक्स। सोशल इंफ्रा के लिए, डिजिटल इंफ्रा के लिए, इलेक्ट्रिकल। तो ये मैंने बता ही दिया, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी था। तो नेशनल मास्टर प्लान है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। यहाँ पर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जिसमें सभी मिनिस्ट्रीज, रोड, रेलवे, पोर्ट्स, एविएशन, टेलीकॉम साथ में आएंगे एक जगह पर। और जो एक यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, एक नया रोड हमें बनाना है लेकिन फिर ऑप्टिक फाइबर को डक करना पड़ेगा। तो ये इंश्योर करें इंटीग्रेटेड प्लानिंग और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो। सभी के सिटीज में वाली इशू आई है ना कि इतनी ज्यादा जो वायरिंग वगैरह भी इन्होंने पाइपलाइंस बिछाई है फिर उसको दोबारा से रोड को खोदा है। शायद आई थिंक वो सभी के सिटीज में आया। मेरे तो जितने मेजर फ्रेंड्स हैं सभी के यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई थी। तो शायद ये लोग मिलकर ना रोड से खोदने का काम कर रहे हैं। What is the open market operation conducted by RBI? Daily lending, borrowing of money with banks, overnight purchase of sale of government securities by the RBI ताकि मैनेज करे ड्यूरेबल लिक्विडिटी, सेटल करेंगे सीआरआर एसएलआर रेशियोज को। डायरेक्ट इंटरवेंशन हो रहा है फॉरेक्स मार्केट में बाय बाइंग और सेलिंग यूएसटीज। तो ये आपका क्या है? आउटराइट परमानेंट परचेज या सेल हो रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाय आरबीआई। आरबीआई किसकी तरह काम करता है? बैंकर टू द गवर्नमेंट ताकि मैनेज करें ड्यूरेबल लिक्विडिटी इन द सिस्टम। रेपो और रिवर्स रेपो में क्या होता है? डेली या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। रेपो क्या है? रीपर्चेज सिक्योरिटीज, वैसे मैंने पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अगर आरबीआई को बेचने गए तो हम आरबीआई से बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर डेट में हम इन्हें वापस खरीद भी लेंगे, अभी के लिए पैसा दे दो। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल लिक्विडिटी होती है। ओएमओ परचेज में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंक से खरीदेगा, बैंक को पैसा देगा, नया मनी मिला, परमानेंटली इंजेक्ट हो गई लिक्विडिटी। ओएमओ सेल में आरबीआई बेचेगा इनको बैंक को, बैंक यहाँ पर पे करेगा, परमानेंटली एब्जॉर्ब करी लिक्विडिटी। अब ये पूछा ये जो स्विफ्ट है आपका नेटवर्क ये क्यों यूज हो रहा है? देखो ये एक सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो ब्रांच कोड होती है, ब्रांच हमारी बैंक कौन सी है और कौन सी सिटी में है, अकॉर्डिंगली ना एक मैसेजिंग के लिए एनकोड किया जाता है मैसेज को। और फिर यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो पहले हम ये देखते हैं कि ये जो मैसेजिंग हो रही है इसके थ्रू कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये वैलिड है भी या कोई स्कैमस्टर तो नहीं है। तो एक सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम ताकि हम इंस्ट्रक्शंस भेजें एक दूसरे को, जो बैंक्स हैं। द एक्चुअल मनी जो है वो नॉस्ट्रो या वॉस्ट्रो अकाउंट से जा रही होती है। तो ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जो स्विफ्ट है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये पैसा यहाँ पर मूव नहीं कर रहा। यहाँ पर ये क्या करता है, ये केवल एक मैसेजिंग सर्विसेज की तरह काम करता है। एक हाइपर सिक्योर ईमेल व्हाट्सएप है बैंक्स के लिए। जब बैंक इस यहाँ पर स्विफ्ट मैसेज भेजेगा बैंक बी को तो बैंक भी इसे रिसीव करेगा, वेरीफाई करेगा, फिर एक्चुअल मनी जो है वो एक सेपरेट सिस्टम उनके नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो कॉरेस्पोंडेंट अकाउंट्स के थ्रू यहाँ पर भेज देता है। इसी के साथ में ये वाला मैराथन पार्ट जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कर देना, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। इसके अलावा वीडियो को शेयर कर दिया करो, चैनल को शेयर कर दो यार। जो लोग आपको लग रहा है कि नाबार्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेबी का, आरबीआई का, या फिर अभी आईबीपीएस पीओ के लेवल के भी करंट अफेयर्स हमारे कवर हो रहे हैं, एसबीआई पीओ के भी लेवल के कवर हो रहे हैं। अगर कोई लोग हैं आपके बैंकर फ्रेंड्स हैं, अगर वो जैब की तैयारी करें या कैब की तैयारी करेंगे,
अगले साल से, तो उनके साथ में भी आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं। इतना बेयर मिनिमम आप कर सकते हैं, या फिर यू कैन टेल पीपल इन द टेलीग्राम ग्रुप्स अबाउट अस। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो बिना सब्सक्रिप्शन के देखना पाप होगा। यू हैव टू सब्सक्राइब। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।